हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम लोग अपने जीएसटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आपको तो ये पता चल ही चुका है कि इंस्टीट्यूट का जो फाइनल लेवल का एग्जाम लेती है उसका मेन मोटो क्या है। इंस्टीट्यूट का मेन मोटो ये है भैया कि कंप्लायंसेस प्रोसीजर को पूरी तरह से जानो। अब आप रट्टाफिकेशन करके कोई चीज करेंगे तो वो कोई फायदा नहीं देने वाली। आपको चीजों को समझना है, ग्रास्प करना है। बेसिकली यू हैव टू ग्रास्प ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। हाँ भाई, तो उसका फायदा मिलेगा आपको। तो ये चैप्टर हम लोग जब अब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये मानते हुए करेंगे कि हमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो वैसे भी देते हैं, लेकिन थोड़ा अब डिटेल में और कुछ प्रैक्टिकल चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे। जो केस स्टडीज वगैरह आते हैं ना, तो प्रॉब्लम उसी में ही आती है कि भाई केस स्टडी आया और हम तो फंस गए। तो नहीं फंसना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ये ऑफेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं क्राइम, जुर्म। तो अगर आप कोई जुर्म करेंगे या क्राइम करेंगे तो बट ऑब्वियस है उसके लिए तो कोई पेनाल्टीज होंगी। ऑफेंसेस और उसकी पेनाल्टीज, पक्की बात है। अब ऑफेंसेस कर देने से जुर्म नहीं होगा, मींस पेनाल्टीज नहीं लग जाएंगी। उनको साबित भी करना पड़ेगा, उनको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है, यानी अभियोग चलाया जाता है। यानी कि आप अगर किसी ऑफेंस में पाए गए तो उसके लिए अब आपके ऊपर एक इनिशिएशन किया जाएगा, एक प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसको हम प्रोसिक्यूशंस का नाम देते हैं। अभियोग चलाया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद एजुकेशन जो होगा या जो डिसीजंस होगा वो मान्य होगा। अब वो डिसीजन एक पेनाल्टी के तौर पे आता है या नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसको आपको जानना है कि सबसे पहले एक ऑफेंस हुआ। ऑफेंस से आपका अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा, कंसेक्वेंसेस ये होंगे कि आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज होगी। लेकिन ऑफेंसेस और पेनाल्टीज के बीच में एक लंबी खासी प्रोसीजर है जिससे हो करके जाना पड़ता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देखेंगे, शो कॉज नोटिस और समन्स भी देखेंगे, पावर्स भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग पेनाल्टीज पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं ये पेनाल्टीज और प्रोसिक्यूशन क्या होता है। भाई, अगर सिस्टम को चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, लॉ ऑफ द लैंड अगर बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को लॉ को फॉलो करने के लिए अबाइड करें, बांधें कि अब आप लॉ को फॉलो करें। अच्छा, लोग फॉलो करेंगे और कुछ लोग लॉ को तोड़ेंगे। तो जो लॉ फॉलो कर रहे हैं वो तो ये कहेंगे भाई वो लॉ तोड़ रहा है, कानून तोड़ रहा है, उसके लिए आप तो कुछ नहीं बोल रहे। तो ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को? ऐसे जो कानून को वायलेशन में ला रहे हैं, लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक आया, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। और जो हम ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ेंगे ना, तो इसके लिए जो सेक्शंस हैं जीएसटी में, सेक्शन 122 टू 138, 122 टू 138, ये इसके कंप्लीट सेक्शंस हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है और थॉरोली स्टडी करनी है क्या बेसिकली पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस में, समझने की कोशिश करते हैं। पेनल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी लॉ टू इंप्लीमेंट द लॉ इफेक्टिवली। पेनल प्रोविजंस क्यों जरूरी होती हैं वो पता चल गया कि लॉ को हमें इफेक्टिवली यूज करना है, उसको फॉलो करवाना है। एंड टू एनकरेज जेन्युइन टैक्स पेयर टू मेक द कंप्लायंसेस, ताकि लोग उसको कंप्लाई करें। GST regime में there is a uniform penalty and prosecution provisions for similar type of offense that may be committed by a registered person depending upon its severity. तो सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कोई बड़ा क्राइम किया है या छोटा क्राइम किया है। बड़े क्राइम की सजा बड़ी होगी और छोटे क्राइम की सजा छोटी होगी। द वर्ड पेनाल्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड। ओके, यानी कि इस पूरे एक्ट में हमें पेनाल्टी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें और प्रिंसिपल्स जो उसके लिए लेट डाउन यानी गाइडलाइंस बनाई गई है पेनाल्टी की, तो उससे मतलब ये निकलता है कि कोई भी ऐसा टेम्परेरी पनिशमेंट, चाहे टेम्परेरी पनिशमेंट, क्या बोला मैंने? टेम्परेरी पनिशमेंट आपको दिया जाए या फिर आपके ऊपर मॉनिटरी बर्डन डाला जाए, यानी कि फिजिकली या मॉनिटरीली या दोनों से आपको पनिश किया जाए। या तो जेल में डाला जाए या तो पैसा ले लिया जाए, बात खत्म हो गई। एक वर्ड आगे चल करके आप पढ़ेंगे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस पढ़ेंगे आप।
अगर नहीं पढ़ेंगे तो अभी भी सुन ले। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पनिशमेंट दी गई है फिजिकल, उसको कन्वर्ट अगर किया जा सकता है मॉनिटरी टर्म में, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि पैसा ले करके तुम्हारी सजा कम, बात खत्म, ठीक है ना। तो यहां पर जो पेनाल्टी का मतलब बताया गया, पेनाल्टी का मतलब एक टेम्पोरेरी पनिशमेंट है, चाहे फिजिकल हो चाहे फिर उसके बाद मॉनिटरी के टर्म्स में ले लिया जाए, और सम ऑफ मनी इम्पोज्ड बाय लॉ टू बी पेड एज पनिशमेंट फॉर द कमीशन ऑफ अ सर्टेन ऑफेंसेस। जो आपने जुर्म किए हैं उसके अगेंस्ट आपको पेनाल्टी दी गई। अब पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, अ पनिशमेंट इम्पोज्ड बाय लॉ, अगर कोई पनिशमेंट लॉ देता है फॉर डूइंग और फेलिंग टू डू समथिंग, कुछ करने से आप फेल हो गए या कुछ करना था आप नहीं कर पाए, दैट वॉज द ड्यूटी ऑफ अ पार्टी टू डू, जिसकी आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी, तो अब आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लगेगी पनिशमेंट के तौर पे। पनिशमेंट मॉनिटरी भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? पेनाल्टी पनिशमेंट के तौर पर भी हो सकती है और मॉनिटरी के तौर पे भी हो सकती है। तो अब इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि सर हमें पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन से पढ़ना है, जिसमें प्रोसिक्यूशन से अभियोग चलाया जाएगा, एक इनिशिएशन आपके ऊपर स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें धाराएं दर्ज की जाएंगी कि आपने इस धारा में ये गलती की, इस धारा में, इस सेक्शन में होता है ना, इस सेक्शन में आपने ये मिस्टेक की, इस सेक्शन में ये मिस्टेक की, इस सेक्शन में ये मिस्टेक की, क्यों ना आपके ऊपर ये कार्यवाही या प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। और प्रोसिक्यूशन अगर छोटे जुर्म के लिए छोटी सेक्शंस लगेंगे, बड़े जुर्म के लिए वो हैवी वाले सेक्शंस लगेंगे। मेरी बात दोनों में इस फर्क समझ में आ रहा होगा कि प्रोसिक्यूशंस कहते किसे हैं, और प्रोसिक्यूशंस के बाद ही सिद्ध होता है कि आपने ऑफेंस किया या नहीं। क्लियर है? तो ऑफेंस करने के बाद आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगता है, प्रोसिक्यूशन लगने के बाद आपके ऊपर अगर वो प्रूफ हो जाता है तो पेनाल्टी चार्ज हो जाती है। प्रोसिक्यूशन इज द इंस्टीट्यूशन और कमेंसमेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग फॉर्मल चार्जेस अगेंस्ट द ऑफेंडर। जिसने गलती की है उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्जेस लगाए जाते हैं, दैट इज नॉट द प्रूफ्स। क्लियर? सेक्शन 198 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट defines prosecution as the institution and carrying on the legal proceeding against a person. That's it. हो गया। अब to institute the prosecution offenses will be classified into two categories, serious category and non-serious category, और lesser than the serious category of offenses, जिसको हम कहते हैं cognizable और non-cognizable offenses। serious category में आने वाले cognizable offenses होते हैं, non-cognizable offenses आपके non-serious crime होते हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड समझाया कि पेनाल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस में करना क्या है। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 122। देखें, एक सेक्शन आप पढ़ेंगे सेक्शन 125, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं 125 और 126, केवल आपको हिंट दे दे रहा हूं। 125 कहता है कि कोई भी बंदा जो किसी इस एक्ट के प्रोविजंस और रूल्स को वायलेट करता है उसके अगेंस्ट में जाता है, और कोई भी पेनाल्टी कहीं पर लिखी नहीं है। तो जो मैं पेनाल्टी की अब सेक्शन 122 पढ़ने जा रहा हूं ना इसके बाद, और उसमें कहीं वो पेनाल्टी नहीं है, ऑफेंस किया आपने लेकिन वो पेनाल्टी कहीं ऊपर की लिस्ट जो मैं बताऊंगा उसमें टोटल मिलाकर 21 पॉइंट्स होंगे। कितने पॉइंट होंगे? 21 पॉइंट्स होंगे। और अगर उन 21 पॉइंट्स हैं उसके अलावा भी आपके कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस हैं, यानी पेनाल्टीज के फॉर्म दिए गए हैं, 4-5 और हैं। तो अगर उन कैटेगरीज में ये शामिल नहीं होगा, कहीं पर जो ऊपर की पूरी लिस्ट में आप पढ़ूंगा उसमें अगर कोई पेनाल्टी नहीं है और आपने वो क्राइम किया है, तो कहा गया कि मैक्सिमम तब आपके ऊपर पेनाल्टी 25,000 तक की लगेगी। यानी कि ऊपर की लिस्ट में आप कहीं पर फॉल नहीं किए, लेकिन आपने क्राइम किया है। क्राइम क्या किया है कि आप लॉ के अगेंस्ट में चले गए, और अगर आप लॉ के अगेंस्ट में चले गए, लिस्ट डाउन नहीं है वो लिस्ट में पेनाल्टी, तो आपके ऊपर मैक्सिमम विच में एक्सटेंड टू 25,000। इज इट क्लियर? तो ये चीज बतानी जरूरी थी आपको। अब आते हैं वापस, जनरल गाइडलाइंस भी बताई गई हैं, डिसिप्लिन गाइडलाइंस बताई गई हैं, जनरल डिसिप्लिन गाइडलाइंस भी बताई गई हैं पेनाल्टीज के लिए, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उसके पीछे नहीं जा रहे, हम लोग अपना पूरा फोकस सेक्शन 122 पर रखने जा रहे हैं। हम लोग अपना पूरा का पूरा फोकस सेक्शन 122 पर रखने जा रहे हैं। मैं बार बार इस सेक्शन का कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये भर जाए कि सेक्शन 122 इज द बेसिक सेक्शन विच टेल्स अस अबाउट द पेनाल्टीज। यस, और ये कहता है आपके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है नॉर्मली। तो फर्स्ट सब सेक्शन हमारे पास इस सेक्शन में 122 में 1, 1A, 1B, 2, 3
ये हमको सब सेक्शंस पढ़ने हैं। मैंने जो बोला ये सामने दिख रहा है ना, ये ई कॉमर्स कैटेगरी के लिए है, नीचे आएगा तो हम उसको बता लेंगे। सेक्शन 52 के हिसाब से ई कॉमर्स वाला देखा था ना, टीसीएस, उसके लिए है, और ये टीडीएस के लिए है। देखते हैं, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करते। हम नॉर्मली जो बात करने जा रहे हैं, हम अपना पूरा फोकस रखेंगे इस पर, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 पर। बाकी तो बड़ी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। यही 122(1) है जिसमें 21 लिस्ट की गई हैं। ये लास्ट के दो उठा लें, ये 21 लिखा है ना, तो 122(1) में आपके 21 कैटेगरीज बताई गई हैं, पेनाल्टीज जिस पर लगेंगी, जो आप क्राइम करेंगे। ओके, कौन कौन से? देखिए, इस पूरे सेक्शंस को 4 पार्ट में तोड़ा गया है। इस पूरे सेक्शन को 4 पार्ट में तोड़ा गया है। The first subsection prescribed 21 types of offenses, any one of which, if committed, can attract penalty up to rupees 10,000 or equal to the amount of tax whichever is higher. तो अमाउंट ऑफ टैक्स या 10,000, पेनाल्टी कितनी लगेगी? अमाउंट ऑफ टैक्स या 10,000, जो दोनों में से ज्यादा हो। हाँ। यानी आपने जो क्राइम किया है उसकी पेनाल्टी लग रही है, मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी बन रही है 20,000 और मैक्सिमम है 10,000, तो आपके ऊपर 20,000 की पेनाल्टी लगेगी। यानी मिनिमम तो 10,000 की पेनाल्टी लगनी ही लगनी है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? मिनिमम तो आपके ऊपर 10,000 की पेनाल्टी इंपोज होनी ही होनी है अगर आपने ये जुर्म किए हैं तो सबसे पहले हम लोग उस 21 टाइप के ऑफेंसेस को देखते हैं जो क्राइम किए हैं। वो ये हैं, सेक्शन 122(1), सेक्शन 122(1), ठीक है ना। इसमें 21 तरह की कैटेगरीज दी हुई, देखिए ना 21। अच्छा, इनको करने के बाद हम खत्म नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने इसमें कमेंट के तौर पे चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं ताकि आपको इन चीजों को इत्मीनान से समझाया भी जा सके। तो पहले तो हम उन कैटेगरीज को देखते हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं जो इसमें समझाए गए हैं 122(1) में। कहता है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन, वर्ड यूज किया गया है, ढंग से सुनेंगे, मैं जो वर्ड यूज करूंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो सप्लाई करता है कोई गुड्स या सर्विसेज या दोनों बिना टैक्स इनवॉइस दिए हुए, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है बिना कोई इनवॉइस दिए हुए, या इश्यू करता है एक इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ इनवॉइस, या इश्यू करता है कोई फॉल्स इनवॉइस विद रिगार्ड टू एनी सच सप्लाई। पहला तो कैटेगरी ये है, पहला पॉइंट तो ये है। जो 21 पॉइंट बताए गए हैं उनमें पहला पॉइंट यही है कि भैया अगर कोई टैक्सेबल पर्सन ये गलती करता है, कौन सी गलती? वो बिना टैक्स इनवॉइस के सप्लाई करता है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो गलत इनवॉइस के साथ, फॉल्स इनवॉइस के साथ या इनकरेक्ट इनवॉइस के साथ डिटेल्स देता है। यानी मैंने अगर कोई सप्लाई या गुड्स की, सप्लाई ऑफ गुड्स और या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की हैं, मैंने डिस्क्रिप्शंस गलत लिखे हैं, कैटेगरी गुड्स की गलत लिस्ट डाउन की है, जो HSN वगैरह है जो गलत कैटेगरी में ले गए गुड्स को या सर्विसेज को, या गलत डिटेल्स भरे, इश्यू करने थे 100 यूनिट दे दिए, 10 यूनिट्स के बराबर का इश्यू कर दिया इनवॉइस। तो कहने का मतलब, अगर आप गलत इनकरेक्ट इनवॉइस देते हैं, फॉल्स इनवॉइस देते हैं, या फिर आप इनवॉइस इश्यू ही नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर पॉइंट नंबर 1 लगेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? हमने इनवॉइस तो इश्यू किया भाई, ओहो, हमने तो इनवॉइस तो इश्यू किया, लेकिन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स, इनवॉइस इश्यू करना सफिशिएंट नहीं है, लॉ के हिसाब से इनवॉइस को इश्यू करना जरूरी है। यानी कि जो पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि आपको सप्लायर का डिटेल लिखना है, टैक्स इनवॉइस लिखना है, बिल ऑफ सप्लाई लिखना है, GSTN नंबर होनी चाहिए, आपका जो इनवॉइस नंबर क्लियरली होना चाहिए और ऑटोमेटिक क्रिएट होना चाहिए, हर साल का अलग से इनवॉइस नंबर होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपने इनवॉइस में देखी हैं। टैक्स इनवॉइस को जब मैंने बताया था आपको, तो उसका फॉर्मेट देखा है आपने। तो अगर आप इनवॉइस इश्यू ही नहीं करते हैं, या गलत इनवॉइस इशू करते हैं, या इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ इनवॉइस इशू करते हैं, तो पहला। दूसरा, लॉ के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं करते, करते तो हैं लेकिन लॉ के हिसाब से इनवॉइस आपने इशू नहीं किया। दूसरा। तीसरा, अगर आपने कोई टैक्स कलेक्ट कर दिया है लेकिन आपने उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया है,
कब तक? आपने कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया, आ गया मेरे पास टैक्स, मैंने आपसे टैक्स ले लिया और मैंने उसको बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वाज बिकम ड्यू टू पे टू द गवर्नमेंट, आई डिडंट डिपॉजिट इट। मैंने उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया ही नहीं। मैंने आपसे तो टैक्स ले लिया सेल करके और मैंने उसको अपनी जेब में रख लिया। ड्यू डेट बीत गई, ड्यू डेट बीते बीते पेमेंट जो मुझे गवर्नमेंट के अकाउंट में करनी थी, पेमेंट की ड्यू डेट बीत गई और वो 3 महीने क्रॉस कर चुकी है, तो उस केस में मेरे ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी 10,000 या टैक्स, जो दोनों में से ज्यादा हो उतने के बराबर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन फेल कर जाता है टीडीएस को डिडक्ट करने में, या वो जितना डिडक्ट करना चाहिए उतना डिडक्ट नहीं करता, या डिडक्शन करने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट में पेड नहीं करता, तो वहां पर भी ये पेनाल्टी लग जाएगी। पहला मैंने बताया, आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, गलत इशू किया, फॉल्स इशू किया। दूसरा, इशू तो किया लेकिन लॉ के हिसाब से नहीं किया। थर्ड, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया किसी से लेकिन गवर्नमेंट के पास उसको 3 महीने के अंदर ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट नहीं किया। फोर्थ, आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, आपको टीडीएस जितना डिडक्ट करना था उससे कम डिडक्ट किया, या टीडीएस डिडक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना था, आपने डिपॉजिट नहीं किया। इसी तरह अगर आपको कोई टीसीएस या टैक्स कलेक्ट करना था सेक्शन 52 के हिसाब से, आपने वो नहीं किया, या जितना करना था उससे कम किया, हाँ या ना, या आपने कलेक्शन के बाद उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, बात वही हुई। कितनी चीजें बताई मैंने? पहला पॉइंट बताया, अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, गलत इनवॉइस इशू किया, फॉल्स इनवॉइस इशू किया, तो आपने इनवॉइस तो इशू किया लेकिन लॉ के हिसाब से इनवॉइस इशू नहीं किया, आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसकी पेमेंट की ड्यू डेट के बाद भी आपने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं किया, आपको टैक्स डिडक्ट करना था, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, जितना करना था उससे कम किया, या डिडक्ट कर लिया था लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, आपको टैक्स कलेक्ट करना था, आपने टीसीएस सेक्शन 52 के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, फॉलो तो किया लेकिन जितना टैक्स कलेक्ट करना था उतना कलेक्ट नहीं किया, और कलेक्ट करने के बाद उसको बैंक गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना था, आपने उसको नहीं किया। बात समझ में आई? ये 5 गलतियां समझ में आई, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है। क्या कर लिया है? आपने आईटीसी क्लेम कर लिया है बिना एक्चुअल गुड्स की या सर्विसेज की डिलीवरी के, यानी गुड्स मिला नहीं लेकिन मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, सर्विसेज किसी से ली नहीं और मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। तो अगर जहां भी तुम जाती हो वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। सर, आपने हमको कई बार बताया कि भाई ये सामान है, ये गुड्स है, जहां जहां ये गुड्स जाएगा ये आईटीसी उसके साथ चिपका रहेगा, जहां भी तुम जाते हो वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे आईटीसी हो। तो आईटीसी है भाई, जहां भी गुड्स जाएगा आईटीसी जाएगा, जहां भी सर्विसेज जाएंगी ये आईटीसी वहीं चला जाएगा। तो मेरे पास गुड्स आई नहीं, मैंने सर्विसेज ली नहीं, लेकिन मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया, है ना गलत? यानी आपने बोगस इनवॉइसेस के अगेंस्ट आईटीसी क्लेम कर लिया। तो जो बोगस इनवॉइसेस दे रहा है उसके खिलाफ तो ऑफेंस बनता ही बनता है, उसने तो जुर्म किया ही किया। आपने उस पर आईटीसी लेकर आपने भी जुर्म किया है भाई साहब जी। तो अगर कोई आईटीसी ले लेता है ऐसे सामान पर जो उसने रिसीव या सर्विसेज अवेल ही नहीं की, चाहे पूरी तरह से या पार्टली, इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। अब वो तो क्लियर हुआ, 6 पॉइंट मैंने बता दिए। देखिए 21 में से 6 पॉइंट मैंने बता दिए, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक बार ये चीज दिमाग में सेट हो गई ना, आपका दिमाग खुल जाएगा कि सर मेरे लिए पेनाल्टी चैप्टर तो कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा मात बच्चे यही खाते हैं क्योंकि रट्टा मारते हैं ना, रट्टा ना मारो। समझो मैंने इनवॉइस इशू करना था, मैंने नहीं इशू किया, गलत इनवॉइस इशू किया इनकरेक्ट डिटेल्स के साथ, या फॉल्स इनवॉइस इशू किया। दूसरा,
यानी कि हमने इनवॉइस से रिलेटेड कोई गलती की, इनवॉइस तो इश्यू किया दूसरी गलती में, लेकिन लॉ के हिसाब से नहीं किया। तीसरा, मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट को जमा करना था 3 महीने के अंदर, नहीं किया। मैंने टीडीएस काट लिया, नहीं काटा, गलत किया, काट लिया, कम काटा। टीडीएस काट लिया था, गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया। टीसीएस की बात सेम होती है। फोर्थ, बात समझ में आई? या मैंने फॉल्स आईटीसी क्लेम कर लिया, क्या कर लिया? फॉल्स आईटीसी क्लेम कर लिया, या गलत तरीके से आईटीसी क्लेम कर लिया। चलें नेक्स्ट, एक एक करके। ये मैं हटा देता हूं, ये जितना कलरफुल हो गया है ना, ये हटा देता हूं तो पता चलेगा सतरंगी रे सतरंगी रे, यहीं पर बन जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉड तरीके से आपने रिफंड ले लिया। क्या कर लिया? फ्रॉड तरीके से आपने रिफंड ले लिया। यानी देखो, आईटीसी भी क्लेम कर ले रहे हैं गलत तरीके से, रिफंड भी, यानी कुछ ना कुछ हमने मॉनिटरी बेनिफिट ले लिया गलत तरीके से। मैंने गलत तरीके यूज करके पैसे अपने पास इकट्ठे कर लिए, ये आप समझ सकते हैं। अभी तक सारी गलतियां वही हैं। या मैंने ले लिया आईटीसी या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 मेड देयर इन एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, छोड़ देते हैं, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझते हैं? आईएसडी बताया था ना, इसको कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। याद आया होगा आपको। क्लियर है? इसके बारे में अभी आएगा, कमेंट आएगा, नीचे देखेंगे, चिंता ना करें। फॉल्सिफाई और सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स और फर्निशेस एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑन और रिटर्न विद एन इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर दिस एक्ट। कुछ भी नहीं किया मैंने, ऊपर सब सही किया, लेकिन जब मैं रिटर्न फाइल कर रहा था ना, तो मैंने कहा कौन गवर्नमेंट आकर के हमारा अकाउंट चेक कर रही है कि नहीं? मुझे अकाउंट ही तो डिटेल ले लो, आईटीसी लिख दो, एग्जेम्प्ट सेल्स, कुछ भी चढ़ा दो, रिटर्न दाखिल कर लो, कम पेमेंट कर देंगे टैक्स का। लेकिन अगर पकड़ में आ गए तो आपके ऊपर तो ये लग जाएगा। यानी रिटर्न्स, अगर आप अभी तक तो पैसा ले रहे थे, इनवॉइस दे रहे थे, आईटीसी ले रहे थे, टीडीएस टीसीएस था जो मेरे हाथ में था, उसमें हम कॉन्ट्रावेंशन कर रहे थे, लॉ के अगेंस्ट में जा रहे थे। अब जब रिटर्न्स भरने की बारी आई, उसमें गलती कर दी, गलत तरीके से काम किया ताकि हम टैक्स को चोरी कर सकें। हाँ या ना? अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना था इस एक्ट के हिसाब से, लेकिन उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गई भाई साहब, टर्नओवर आपका आगे निकल गया, कौन देखने जा रहा है? 40 लाख का टर्नओवर है, 50 हो गया तो कौन देखने आएगा ना? तो अगर इस तरह की कोई बात है तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। पकड़ में आएगा तो भैया आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। कई लोग तो ये सोचते होंगे, अरे सर हम तो 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का टर्नओवर कर लेते हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो भाई ठीक है, जब तक नहीं कराया तब तक ठीक है, लेकिन जब सर्च होता है, सर्वे होता है, आप जब इसकी कहानियां सुनेंगे तो खूब मजा आएगा, पंचनामा तैयार होता है, ठीक है ना? तो उस समय और मजे आते हैं, सर्च, सर्वे, सीजर में, कॉन्फिस्केशन में। तो फिलहाल अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, हमको ले लेना चाहिए था रजिस्ट्रेशन, और मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, I was liable to get the registration according to the law, but I didn't get it. Then in that case also, this penalty will impose. Furnishes any false information with relating to the registration details. While I was just filling up the form on GSTN portal, I filled it wrong, or I was required to furnish information to the government, but I failed to do so. अगर मैंने 3 जगह अपने वेयर हाउसेस खोले हुए हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लिख दिया, बट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं लिखे। लिखने चाहिए थे ना आपको, वेयर हाउसेस की डिटेल्स बतानी चाहिए थी ना। आप वहां सामान स्टोर कर रहे हैं, कौन बताएगा? तो आप अगर उसमें भी फेल कर जाते हैं तो ये गलती है आपकी। ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट। कोई ऑफिसर सर्च करने आया, सर्वे करने आया, मैंने उसको रोका, भाई आप अंदर नहीं घुस सकते, अंदर आना मना है आपका, वो जबरदस्ती तो करेगा नहीं,
पुलिस के थ्रू आया है तो बात दूसरी है, सर्च वारंट लाया है तो बात दूसरी है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए, मैं उसको रोकता हूँ, भैया चले जाओ यहाँ से, धमकी देता हूँ, तो उस केस में अगर मैं उसको उसका सपोर्ट नहीं करता, सहायता नहीं करता, एजिस्ट नहीं करता, या उसको काम करने से रोकता हूं किसी भी तरीके से, तो ये भी हमारे ऊपर एक लॉ के हिसाब से मैंने ऑफेंस किया। तो मैंने अभी तक कहा इनवॉइस से रिलेटेड गलती हुई, टैक्स कलेक्ट करके गलती हुई, टीडीएस से रिलेटेड गलती हुई, टीसीएस से रिलेटेड गलती हुई, रिफंड से रिलेटेड गलती हुई, आईटीसी से रिलेटेड गलती हुई, मेरी बात समझ में आ रही होगी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने से रिलेटेड गलती हुई, रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स भरने से रिलेटेड गलती हुई, हाँ या ना? यस सर, एक छूट रहा था इसमें, रिफंड वगैरह बता दिया था, आईटीसी सब बता दिया, टीडीएस टीसीएस बता दिया, हाँ, कलेक्ट टैक्स हो गया, फेल्स टू पे द हो गया, सब हो गया, सारी चीजें बता दी आपको, ठीक। ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अरे भैया, अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और उस पर ई वे बिल लगना था या टैक्स इनवॉइस चढ़ना था, साथ में जाना था, और आपने बिना टैक्स इनवॉइस के या बिना ई वे बिल के आपने सामान भेज दिया, टैक्स इनवॉइस तो ऊपर की गलती आ ही गई, लेकिन नीचे की एक और गलती है ये कि भैया ई वे बिल साथ में डॉक्यूमेंट अटैच होना था, आपने ना ई वे बिल अटैच नहीं किया, तो ये एक और गलती हो गई। अब समझ में आ रही बात? यस सर। सप्रेस हिज टर्नओवर, यानी सप्रेस का मतलब किसी इंफॉर्मेशन को दबाना, छुपाना, अपने टर्नओवर को कम करके बताना, अपने टर्नओवर को कम करके बताना, जिससे कि टैक्स की चोरी हो सके, ठीक है ना? कैसे सर टर्नओवर कैसे कम करके बताते हैं लोग? होता क्या, कैश सेल्स हुआ, कैश परचेज हुआ, कैश सेल्स कैश परचेज, कोई टैक्स इनवॉइस नहीं दिया, कोई टैक्स इनवॉइस नहीं लिया, चलो किनारे हो जाओ, अट्टा बट्टा, ना तेरी ना मेरी, किसको पता चलेगा? बात तो सही है, लेकिन इंफॉर्मेशन कहां से पकड़ में आती है वो बाद में हम लोग देखेंगे, या मैंने आपको पढ़ा भी चुका है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार देख लेंगे, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल में मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से डिटेल करता हूं, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। फेल्स टू कीप और मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जो लॉ ने कहा है उसके हिसाब से मेंटेन नहीं करते हैं, तो अब इसमें भी हम लोग आगे चलकर ये देखेंगे कि माइनर ब्रीचेस होते हैं, छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं, 5,000 रुपए से कम ऑफेंसेस हैं, तो क्या करें? तो उसके लिए भी अलग गाइडलाइंस दी है, मैंने कहा ना डिसिप्लिन गाइडलाइंस हैं, उनको हम देखेंगे। तो फिलहाल आप ये मानकर चलें कि अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन किए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं या पेपर वर्क नहीं किया, तो उस केस में भी पेनाल्टी लग जाएगी। इतनी सारे पॉइंट्स हैं। फेल्स टू फर्निश इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर बाय एन ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा ये भी ले आओ, हमने कहा नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन नहीं दे पाया, तो यह लग जाएगा आपके ऊपर पेनाल्टी। तो अगर आपसे कहा गया, कॉल किया गया कि आप ये डिटेल्स ले आइए चेक करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर, ये अकाउंट्स ले आइए, आप नहीं दे पाते हैं, तो supplies, transport or stores any goods which he has reason to believe are liable to be confiscations under this act. Okay. हम किसी ऐसे सामान को सप्लाई करते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं, जिसको कि ऑफिसर को ये लगता है ये वो सामान है जिसको जब्त किया जाना था, कॉन्फिस्केशन के लायक ये सामान है, जब्त करने के लायक सामान है। He has reason to believe are liable to confiscation under this act. Issue any invoice or document by using the registration number of another registered person. Okay. अगर कोई पर्सन, मान लो हमें किसी को माल बेचना है, मैंने माल बेचना है तो मेरा रजिस्ट्रेशन है नहीं, मेरा रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो लेकिन सामने लगाता है भाई बिना जीएसटी बिल के तो हम आपसे सामान लेंगे नहीं। अब मुझे सामान बेचना है, सामने वाला अकड़ करके बोल रहा है भैया हम तो सामने वाले से, बगल वाले से आपके सामान ले लेंगे, आप जीएसटी का बिल नहीं दोगे, हम क्यों लेंगे आपके से सामान? मैंने कहा बात तो सही है। मैं अपने दोस्त के पास गया, बगल वाली थोड़ी दूर पर दुकान है, उसके पास गया, मैंने कहा भैया एक बिल दे दो, मुझे सामान बेचना है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका, बिल उसका, सामान हमारे यहाँ से जा रहा है। अरे भैया ये कौन सा हिसाब किताब मेंटेन हो रहा है? मैंने कहा था ना कि जहां भी तुम जाते हो वहीं चले आते हो, तो भैया सामान उसके पास है, जीएसटी का बिल ये दे रहा है, मतलब जीएसटी का बिल वो जा रहा है और सामान इसका जा रहा है, तो इसका तो आईटीसी है ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनती, मैच ही नहीं हो रहा। अब बात समझ में आई? टेम्पर्स विद और डिस्ट्रॉय एनी मटेरियल एविडेंस और डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह को जला देना, अरे ऑफिसर आ रहा है, अरे सर्वे हो रहा है, जला डालो इन सब चीजों को,
बात समझ में आ रही है? टेम्पर कर देना, उनके साथ छेड़खानी कर देना, डेटा चेंज कर देना, डेट चेंज कर देना, उनको जला देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डिस्पोज ऑफ और टेम्पर विद एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड, सीज्ड और अटैच्ड अंडर दिस एक्ट। ओके, मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपका कोई सामान सीज कर लिया था, बंद कर दिया था, भाई इसको टच मत करना, तुम है तुम्हारा ही सामान, लेकिन हम डिपार्टमेंट वाले हमने सामान सीज कर दिया है, अब हमारे पूछे इस सामान को टच मत करना, ये सामान बहुत टची हो गया है, तो डिपार्टमेंट तो चला गया अपना सीज करके, लेकिन ले नहीं गया था सामान। मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी को अंदर भेजा, मैंने कहा निकाल लो सामान, लाओ उसको बेचते हैं। यहाँ उसमें छेड़खानी कर दी, टेम्पर कर दिया, हाँ ना, तो सामान को टेम्पर करना या उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, ऐसे सामान को जिसको डिटेन किया गया था या सीज किया गया था, ठीक है ना। तो उन सारे केसेस में ही शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड व्हिचएवर इज हायर। बात खत्म। ये 21 पॉइंट है, ये 21 पॉइंट है। मैं आज आपको इन 21 पॉइंट के साथ छोड़े जा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं करवा रहा, चाहूं तो मैं ये आपके सामने कमेंट ये सब करूंगा, ये सब एग्जांपल्स के साथ करेंगे, बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट सेशन में आपका ये पूरा सेक्शन 122, 123, 124, 125 खत्म हो जाएगा। 122 का 122, 1A, 1B, 2, 3, 4 और साथ ही साथ आपका कहाँ गया ये 123, 124, 125 ये भी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए ना कितने आसानी से हो गए। अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो पहले इनवॉइस से रिलेटेड है, फिर टैक्स से रिलेटेड है, फिर गलत इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन से, आईटीसी से रिलेटेड है, रिफंड से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है और सामान को जो जब्त किया गया है उससे रिलेटेड है। बस इतनी कैटेगरीज पे आपको जाकर के चीजों को सेट कर देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो आज भले ही छोटा सेशन है, इसको हल्के में ना लें, जितना मैंने बताया इसको लिखने की कोशिश करें। अगर आप 21 में से 16-17 पॉइंट भी लिखने के में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो समझ लीजिए आज का सेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। दिमाग में सारी चीजें रहेंगी, हम ये नहीं कर रहे हैं, और रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। तो हाँ, कैटेगरीज आप बना लें कि इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट है, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट है, तो आपको याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। बात खत्म। सामान को ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड, टर्नओवर को छुपाने से रिलेटेड, गलत रिटर्न्स रखने से रिलेटेड, गलत बुक्स ऑफ अकाउंट रखने से रिलेटेड, डिमांड किया गया था बुक्स ऑफ अकाउंट का, उसको नहीं पूरा कर पाए, या हमने रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे का यूज करके सामान को सप्लाई कर दिया, कन्फिस्केशन जो होने लायक सामान था उसकी सप्लाई कर दी, या कन्फिस्केटेड आइटम था उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग पे रखने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम आपसे मिलेंगे तो उम्मीद करके मिलेंगे कि आपने ये 10,000 रुपए या टैक्स इवेजन जो दोनों में से अधिक हो, उन पेनाल्टीज के 21 के 21 पॉइंट्स को आपने तैयार कर लिया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।